वापसी नामक कहानी में और भी विषयों पर जानकारी देते हुए वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद वह कहने लगे कि उन्हें घर में रहने के लिए जगह भी मौजूद नहीं है। वो तो परिवार के लिए दूर रहकर अपने समय बिताए थे, लेकिन आज उन्होंने घर वापसी करने के बाद उन्हीं को ही घर में रहने के लिए जगह मौजूद नहीं है। उसके बाद उन्होंने और बताने लगे, घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया गया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा था, पर वहाँ एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बियों से घिरा हुआ था। दूसरी ओर पुरानी रजाई और दरियों में लपटी और रस्सी से बांधी हुई रखी थी। उसके बाद वो बताने लगे जिस तरह से उनके पास एक कमरा मौजूद था, सारे के सारे वस्तुएं उस कमरे में मौजूद थे। उसके पास एक बड़े से टीन के बॉक्स में घर भर के जो गर्म कपड़े थे, जिस साथ साथ घर में बीच में एक वस्त्र टंगाने के लिए बांधी रस्सी मौजूद थी, जिस पर बसंती के कपड़े लापरवाही के साथ पड़े रहते थे और उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा था और वो कमरा आकर अमर और उसकी बहू के पास था, यानी कि पत्नी के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था वह एक बैठक था और गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की जो ससुराल वाले दीहिर में 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था और कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों से कड़े कुशन थे, यानी कि जो हाथों से बनाए कुशन मौजूद थे। उसके बाद वह बताने लगे, जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ी रहती थी। वह एक दिन चटाई को लेकर आई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। जब भी वो उनसे शिकायतें करनी रहती थी तो उन्होंने एक चटाई लाकर अपने गजाधर बाबू के पास डालकर बैठकर उनसे शिकायतें करती थी। इन सारे विषयों को उन्होंने देख रहे थे, घर का रवैया। तो वह कहने लगे, बहुत हल्के से उन्होंने कहा, अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद केवल पेंशन आता है, उसी पेंशन से घर को चलाना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने पत्नी को कहने लगे, सभी खर्च तो वाजिब है, इसका पेट काटो। यही जोड़ घाट करते ही बूढ़ी हो गई हूँ, न मन का पहना है न उड़ा है। जब उन्होंने गजाधर बाबू की पत्नी कहने लगी कि सभी का खर्च तो वाजिब है, तो किसका पेट काट रहे, यानी कि कोई वस्तु की या कोई चीज़ की कमी कैसे कर पाऊंगी, और सब कुछ गांठ कर यानी कि बचा कर मैंने बूढ़ी हो गई हूँ और मैं ना मन का पहना है ना उड़ा है, बोलकर गजाधर की बाबू पत्नी कहने लगी। गजाधर बाबू ने घायल जिस्मी और विस्मय वाला, देखिए उन्होंने बताने लगे, बता जिस तरह से गजाधर बाबू ने आहत करते हैं, घायल विस्मित करते हैं, विस्मय वाला दृष्टि से उन्होंने पत्नी को देखा। जिस तरह से उन्होंने दृष्टि से पत्नी को देखा, उनसे अपनी हैसियत छिपी ना रही। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर रही थी, उसका उल्लेख वर्णन करती है। देखिए जिस तरह से उनकी पेंशन लेके आ रहा था उन्हें, तो इसके लिए उनकी हैसियत ना छिपी, इसके लिए बताने लगे उन्होंने खर्चा कम करना पड़ेगा बोलते।
लेकिन दूसरी ओर पत्नी तंगी का अनुभव कर रही थी। पैसे कम होते तो तंगी का अनुभव करना पड़ता है। यह तो एक स्वाभाविक था, लेकिन उसमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत दुख हो रहा था। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता। यानी कि जिस तरह से उन पैसों का प्रबंध करना चाहिए, तंगी को दूर करने के लिए अगर से उन लोग आपस में बैठकर बात करते तो उन्हें बहुत खुश होता था। लेकिन यहाँ वो नहीं हो रहा है, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती है। जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए केवल गजाधर बाबू ही जिम्मेदार समझ रहे थे। तुम्हें इस बात की कमी है अमर की माँ, घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपयों से ही आदमी अमीर नहीं होता। उस समय उन्होंने गजाधर बाबू पत्नी को कहने लगे कि इस बात की कमी है तुम्हें ना, अमर की माँ बोलकर कहने लगे, घर में तो एक बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपये से ही आदमी अमीर नहीं होता है, बोलकर उन्होंने पत्नी को कहने लगे। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव भी करने लगे। यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती थी। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से। उस समय उन्होंने बोले कि हाँ, बहुत बड़ा सुख है मेरे बहू से, बोलकर कहीं आज रसोई करने गई हैं, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। यानी कि वह बताने लगी, यानी कि बहुत से मुझे बहुत सुख मिलता है, आज रसोई पकाने गई है, देखो आज क्या होता है, बोलकर पति को कहते हुए उन्होंने आंखें मूंछी। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों में कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। यानी कि उन्होंने सोच लिया यही क्या मेरी पत्नी, इस तरह से उनके साथ जिस तरह से उन्होंने अनुभव करते थे, लेकिन आज वो बदल चुकी थी, बोलकर उनके मन में सोचने लगी। उन्हें लगा कि वह युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है और उनके मन और प्राणों के लिए अपरिचित है। इस तरह से देखिए उन्होंने सोचने लगे कि अपनी स्त्री को अपरिचित समझने लगे, क्योंकि तो यानी कि पहले जिस तरह से उनके साथ उनका व्यवहार था, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना बातचीत करना ये अलग तरीका होता था, लेकिन आज बिल्कुल विपरीत हो गया है, बोलकर अपने आप मन में सोच रहे कि मेरी पत्नी आज अपरिचित है, बोलकर सोचने लगे। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। उसका शरीर भी स्त्री का कितना एकदम मोटी सी लग रही थी और उनकी सूरत भी कुरूप लग रही थी, बुरी तरह से दिख रही थी। चेहरा श्रीहीन और रुखा था, यानी उनका चेहरा भी रुखा हो गया। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। इतने बहुत सारे देर तक उन्होंने देखते रहे और देखने के बाद फिर लेटकर छत की ओर देखने लगे। ये क्या हो रहा है, उन्हें सोच में डूब जाते हैं।